हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमएस स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है, मींस आपका लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो था एमएस एक्सेल। ओके, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, उसी को हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रिंटिंग के बारे में जानकारी। ओके, एक्सेल के अंदर प्रिंटिंग कैसे करते हैं, कैसे उस सीट का प्रिंट ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। आज हम जो देखने वाले हैं वो रहेगा आपका 1.26, वो रहने वाला है प्रिंटिंग एरिया के बारे में। ठीक है, वो रहेगा आपका प्रिंटिंग एरिया का चयन कैसे करना है, आपको प्रिंट कैसे देना है, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखने वाले हैं कि जो भी हम ये एम एस एक्सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, उसका प्रैक्टिकली जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि प्रिंट कैसे देते हैं, एडिट कैसे करते हैं, उसके अंदर सेव कैसे करते हैं, शीट के अंदर कोई भी वर्क करना है वो कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर लास्ट के अंदर देखने वाले हैं कि सारा का सारा जो प्रैक्टिकली वर्क है वो कैसे होने वाला है। ठीक है, तो वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंट एरिया का चयन करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है आपके लिए जो टेक्स्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। मीन्स यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। साथ ही साथ में आपको ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है ना, ये हाईलाइट वाला जो पार्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीन्स आपको यहीं से इन चीज़ों को पढ़ना है और इन चीज़ों को यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। प्रिंट एरिया का चयन करना, यहाँ पे लिखा है अक्सर जो भी हम वर्कशीट के अंदर जो भी प्रिंट लेते हैं वो आपकी कोई भी जो वर्कशीट होती है उसका हमें सबसे पहले सिलेक्शन करना होता है। ठीक है ना, सिलेक्शन करने का मतलब है उस एरिया को प्रिंट करना होता है जहाँ पर हमारी वो वर्कशीट काम में ले रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ बात करता हूँ कि एक प्रिंट एरिया सेट करने के लिए उन सेलों को चुनें जिन्हें आप प्रिंट एरिया के रूप में परिभाषित करना चाहते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि ये मेरा पूरा का पूरा पेज है, अब आपको प्रिंट देना है केवल इन 3 लाइन्स का जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये आपको 3 लाइन केवल प्रिंट करनी है। तो क्या आप इस पूरे पेज को प्रिंट देंगे? नहीं, केवल हम क्या करेंगे, केवल इस प्रिंट एरिया को ही सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उसको प्रिंट देंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में प्रिंट एरिया क्लिक करें और फिर सेट प्रिंट एरिया क्लिक करें। आपको ये प्रैक्टिकली कैसे करना है मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे हम पहले सबसे पहले थ्योरेटिकली चीज़ें पढ़ रहे हैं कि थ्योरेटिकली वो चीज़ें है क्या। फिर बात करते हैं मौजूदा प्रिंट एरिया में सेलों को जोड़ने के लिए उन सेलों को चुनें जिन्हें आप मौजूदा प्रिंट एरिया में जोड़ना चाहते हैं। फिर पेज लेआउट के टैब के अंदर पेज सेटअप ग्रुप में प्रिंट एरिया क्लिक करें और फिर ऐड टू प्रिंट एरिया क्लिक करें। जैसे ही ऐड टू प्रिंट एरिया करेंगे जो आपके एक्स्ट्रा सेल्स थे वो भी वहां पर ऐड हो जाएंगे। प्रिंट एरिया को हटाना वर्कशीट पर, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रिंट एरिया को हटाना वर्कशीट पर कहीं भी क्लिक करें जिसके लिए आप प्रिंट एरिया को हटाना चाहते हैं। फिर पेज लेआउट टैब पर पेज सेटअप ग्रुप में क्लियर प्रिंट एरिया करेंगे तो आपका वहां पर वो प्रिंट एरिया हट जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं लार्ज कर देता हूँ। ओके, अब पेजों की श्रेणी प्रिंट करना है आपको। ठीक है ना, पेजों की श्रेणी का मतलब है आपको एक रेंज के अंदर पेज प्रिंट करने हैं। जैसे कि मेरा पेज है जैसे 27 है, यहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है 27। मेरे को केवल पेज प्रिंट करने हैं 27 और 27 से लेकर 30 तक। ओके, और मेरे पेज कितने हैं, मेरे पेज है 1 to 30, 1 से 30 तक पेज है। ओके, तो 1 से 30 के बीच में मेरे को केवल 27 से लेकर 30 मीन्स 27, 28, 29 और 30 ये पेज मेरे को प्रिंट करना है। तो वही आपका प्रिंट है कि पेजों की श्रेणी को कैसे प्रिंट करते हैं वो देखते हैं। यहाँ देखिए, एक पेज प्रिंट करने के लिए फ्रॉम और टू दोनों टेक्स्ट बॉक्स में इसका पेज क्रमांक दर्ज करना होगा। पेजों की कोई श्रेणी प्रिंट करने के लिए फ्रॉम टेक्स्ट बॉक्स में प्रथम पेज संख्या और टू टेक्स्ट बॉक्स में अंतिम पेज संख्या को यहाँ पर दर्ज करना होगा। ठीक है ना, जो भी आपका एक फॉर्म ओपन होगा जिसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं वहां पर आपका पेज आएगा। ठीक है ना, पेज के अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा फ्रॉम से लेकर टू तक। फ्रॉम मीन्स कहाँ से आपको प्रिंट करना है और कहाँ तक प्रिंट करना है। ओके, प्रैक्टिकली मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ तो आप उसकी टेंशन मत कीजिएगा। एक्सेल में जानकारी दर्ज करना, अब आता है 1.28 कि एक्सेल में जानकारी कैसे दर्ज करते हैं। देखिए ये सिंपल सा है, आपको कोई भी आप जो डेटा वहाँ पर एंटर करते हैं वही यहाँ पे बता रखा है कि किसी भी एक्सेल के अंदर हम जानकारी को या डेटा को कैसे दर्ज कर सकते हैं। तो दर्ज करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको जानकारी डालनी कैसे है। एक्सेल में इंफॉर्मेशन डालने के लिए बस एक सेल का चयन करें और लिखना प्रारंभ करें। आप टेक्स्ट को सेल में ऊपर फॉर्मूला बार दोनों में देखेंगे। इसके बाद एक्सेल को यह बताने के लिए कि आप
के द्वारा लिखी गई जानकारी को स्वीकार करें और उसको एंटर करें। मीन्स आप जो भी डेटा लिख रहे हैं उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले कोई भी एक एक्टिव सेल को सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने सेल को सेलेक्ट किया उसके बाद में अपने कीबोर्ड से आप लिखना प्रारंभ करें। जैसे आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर वो जो डेटा है वो वहां पर एंटर होना स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारी संख्याएं, टेक्स्ट, दिनांक और समय आदि हो सकते हैं। आप जानकारी को विभिन्न तरीकों में स्वरूपित मीन्स फॉर्मेट कर सकते हैं और जानकारी को प्रवेश करना आसान बनाने के लिए आप कई सेटिंग्स को समायोजित भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर सेटिंग्स कैसे करते हैं, फॉर्मेट करने का तरीका क्या है, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। फिर बात करते हैं डेटा दर्ज करना। ठीक है, डेटा भी वही आपका नॉर्मल है कि आप क्या कर रहे हैं, वहां पर डेटा डाल रहे हैं। तो आप 3 प्रकार का डेटा एक्सेल में दर्ज कर सकते हैं, जो है आपका टेक्स्ट, फिर है संख्या और तीसरा है फॉर्मूला। अब वहां पर टेक्स्ट के लिए आपका केवल टेक्स्ट ही एडिट रहेगा। आप जैसे ही उसके अंदर टेक्स्ट कोई भी एडिट करते हैं तो वहां पर केवल आपका टेक्स्ट आने वाला है। फिर मैं बात करता हूँ संख्या की। अगर आप उस सेल को स्पेसिफाई करते हैं कि वहां पर आप केवल संख्या डालने वाले हैं तो वो कोई भी जो अदर डेटा है उसको वहां पर नहीं लेने वाला। ठीक है, फिर बात करते हैं फॉर्मूला की। अब फॉर्मूला लेने के लिए सबसे पहले आपको वहां पर फॉर्मूला उसको बताना होगा उस एक्सेल के अंदर कि आपको वहां पर डालना क्या है। ठीक है ना, जैसे कि मैं यहाँ फॉर्मूला डालता हूँ इज इक्वल टू सम। ओके, जैसे ही मैं यहाँ सम करके इज इक्वल टू कर रहा हूँ और साथ ही साथ में कोई डेटा यहाँ पर रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर रेंज सेलेक्ट करूंगा तो उस डेटा का वहां पर उस टैब के अंदर या उस सेल के अंदर आपका डेटा वहां पर प्रविष्ट हो जाएगा। ओके, अब ये डेटा प्रविष्ट कैसे करना है, मीन्स इसको डेटा एंट्री कैसे करनी है, डेटा के साथ में एंट्री करने के साथ में उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली देखेंगे। फिर बात करते हैं लेबल दर्ज करना। ठीक है, लेबल दर्ज करने का मतलब है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको एक नेम दे रहे हैं। ठीक है ना, एक लेबल टेक्स्ट प्रविष्टि को संदर्भित करता है, जैसे कि एक शीर्ष मीन्स हेडिंग जो किसी डेटा कॉलम को पहचानने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सेल में लेबल यानी टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए पहले एक सेल का चयन करें जिसमें डेटा दर्ज करना है और फिर उसे टेक्स्ट में लिखें। ठीक है ना, तो वही क्या होता है, वही आपका उसका लेबल करना होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं मान दर्ज करना। ठीक है ना, जैसे आप डेटा दर्ज कर रहे थे वैसे ही आप क्या करेंगे, वहां पर मान दर्ज करेंगे। मान वैल्यू संख्या होती है जो कि मात्रा का प्रतिनिधित्व मीन्स रिप्रेजेंट करती है और गणितीय गणना में इस्तेमाल की जा सकती है। एक्सेल में मान दर्ज करने के लिए पहले एक सेल का चयन करें, फिर उसे एक सक्रिय सेल बनाने के लिए फिर उसमें एक मान लिखें। ठीक है, अब वहां पर जब आपने कोई भी संख्या डाली है, कोई भी नंबर डाला है, ठीक है ना, तो जैसे आप वहां पर नंबर डालते हैं, कोई संख्या डालते हैं तो वहां पर उसको उसी के फॉर्मेट में वो आपको शो करता है। जब एक सेल प्रविष्ट बहुत लंबा होता है तो आपको वहां पर हैश हैश का चिन्ह दिखाई देता है। ये देखिए यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये सारा का सारा हैश में दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है मैं आपको वो भी बताऊंगा कि एक्टिव सेल के अंदर जब डेटा आपका मान, डेटा का मान मीन्स जो वैल्यू है आपकी बड़ी हो जाती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ संख्या की, तो जैसे आपने लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अभी आपने यहाँ पर 7 तक लिखा है और आपकी जो रेंज होनी चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक होनी चाहिए किसी भी सेल पे, लेकिन आपने अगर सेल को यहीं तक कर रखा है तो ये जो सारा का सारा डेटा है वो किसके अंदर शो होगा, केवल हैश के अंदर शो होगा। ये जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई बार आपने देखा होगा जब ये कोई बड़ी वैल्यू होती है तो आपको वहां पर डेटा हैश के अंदर शो होता है। आप जैसे ही उस सेल को करेक्ट करते हैं मीन्स उसकी रेंज को बढ़ा देते हैं तो वहां पर वो डेटा एकदम आपको नंबर्स के अंदर दिखाई देने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एकाधिक प्रविष्टियां करना। एकाधिक प्रविष्टियों का मतलब है एक साथ में बहुत सारी प्रविष्टि करना एक ही डेटा को। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है द कंप्यूटर। इस द कंप्यूटर को मेरे को बी सेल के अंदर 3 से लेकर 10 तक एंट्री करनी है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री हो गई है द कंप्यूटर द कंप्यूटर द कंप्यूटर। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इन सभी सेल को क्या करना है, एक बार सेलेक्ट करना है। जिस सेल के अंदर आप डेटा को लिखना चाहते हैं मीन्स कॉपी करना चाहते हैं तो आप वहां पर क्या करेंगे, उस डेटा को सेलेक्ट करेंगे मीन्स उस सेल को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो भी डेटा लिखना है उस डेटा को लिखेंगे। साथ ही साथ में आपको कंट्रोल प्लस एंटर दबाना है। डेटा लिखने के बाद जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर आप प्रेस करेंगे आपका ये सारा का सारा डेटा यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ओके, मीन्स द कंप्यूटर द कंप्यूटर द कंप्यूटर आप देख रहे हैं 3 से लेकर 10 सेल तक यहाँ पर कॉपी हो चुका है।
अब दिखाई दे रहा होगा आपको आराम से। तो सबसे पहले आपको सेल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद में डेटा लिखना है और कंट्रोल प्लस एंटर को प्रेस करना है। जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे आपका डेटा वहां पर शो हो जाएगा। ओके, सेल, रो और कॉलम को कॉपी एवं पेस्ट करना ये नॉर्मल है, इजी है। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली इसको बताऊंगा जब बता दूंगा। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करना है, फिर उसको कॉपी करना है और उसको पेस्ट करना है। कॉपी करने के लिए आप सबसे पहले कंट्रोल प्लस सी का सहारा ले सकते हैं, मीन्स आप उसकी मदद ले सकते हैं। फिर आपको जैसे ही कंट्रोल प्लस पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस वी वहां पर आप पेस्ट कर सकते हैं। ओके, और आपको कट करना है तो कट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी एक नॉर्मल चीजें हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेलों को डेटा की एक श्रृंखला के साथ भरना। ठीक है ना, जो भी आपका सेल है उसको डेटा की एक श्रृंखला के साथ भरना है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि आपने 1 2 3 4 लिखा है, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ये लिखा है। अब आपको लिखना है कि ये मेरे जो नंबर है वो 1 से लेकर कितने होने चाहिए, 50 तक होने चाहिए। कितना होना चाहिए, 50 तक होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसका उपयोग लेंगे कि एक श्रृंखला में एक साथ में बहुत सारे डेटा को फिल करना। ठीक है ना, या श्रृंखला को फिल करना। कैसे फिल करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 1 2 3 एंड 4। उसके बाद में यहाँ पर इन चारों सेल को सेलेक्ट करेंगे। फिर सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ सबसे कॉर्नर के अंदर एंड के अंदर आप अपना माउस ले जाएंगे। माउस ले जाने पर यहाँ पर आपको प्लस का साइन दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ सबसे एंड में ले जाते हैं तो यहाँ प्लस का साइन दिखाई देगा। प्लस का साइन जैसे आता है आप लेफ्ट क्लिक करेंगे, ठीक है ना, लेफ्ट क्लिक करके आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे 50 तक। ठीक है ना, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं 50 तक, आपके सामने 1 से लेकर 50 तक नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। कैसे शो होते हैं मैं आपको वहां पर प्रैक्टिकली बताने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा इसका थ्योरेटिकली चीजें पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर ये चीजें करते कैसे हैं। फिल हैंडल का उपयोग करने के लिए इच्छित सेलों का चयन करें जिन्हें आप एक आधार के रूप में उपयोग करके अतिरिक्त सेलों को भरना चाहते हैं। फिर उन सेलों के पार मीन्स अक्रॉस या नीचे फिल हैंडल को खींचें जिन्हें आप भरना चाहते हैं, और आपके फिल हैंडल खींचने के बाद ऑटो फिल विकल्प बटन प्रकट होता है, जिससे आप चयन का भरण कर कैसे करेंगे या कैसे होगा के लिए विकल्पों को चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए केवल सेल स्वरूपों को भरने के लिए आप फिल फॉर्मेटिंग ओनली क्लिक करके चुन सकते हैं, और आप केवल सेल की सामग्री को भरने के लिए फिल विदाउट फॉर्मेटिंग क्लिक करके आप उसको चुन सकते हैं। ठीक है, ये देखिए आपके सामने यहाँ इमेज दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, उसके बाद में इसको क्या करना है, मेरे को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर माउस का बटन ले जाना है और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं तो यहाँ पर देखिए एंड तक आपका जैसे ही ड्रॉप होता है वहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं, कॉपी सेल, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली या फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो हम यहाँ पर करते हैं फिल सीरीज। तो जैसे ही फिल सीरीज का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो 1 से लेकर 10 तक, कितना, 1 से लेकर, ये सीरीज आपकी बीच में टूटेगी नहीं। ठीक है ना, ये आपकी सीरीज चलती रहेगी कंटिन्यूअसली। जैसे कि 1 से लेकर आप अगर 50 करते हैं तो 1 to 50 आएगा। बीच में आप चाहते हैं कि नहीं मेरे को तो 2 4 6 ऐसा कुछ करना है, तो वहां पर वो पॉसिबल नहीं है। फिर बात करते हैं, जैसे कि मेरा कोई संडे मंडे ट्यूसडे है और इसी को मेरे को आके कंटिन्यू रखना है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वापस से उसका फिल सीरीज करेंगे और यहाँ पर आपका जो भी सेल है वो संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे को फिल कर देगा। ओके, समझ गए होंगे आप अच्छे से। आपको यहाँ पर ये चीजें प्रैक्टिकली भी मैं करके बताने वाला हूँ। सेल डेटा को संपादित करना, क्या करना है, सेल के डेटा को संपादित करना है या एडिट करना है। सबसे पहले आप एक्सेल शीट में डेटा का एडिट करना बहुत आसान है। किसी भी निम्न तरीकों से आप डेटा को एडिट कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं, सबसे पहला तरीका, सेल का चयन करें जिसके डेटा को संपादित किया जाना है, F2 दबाएं, फिर बैक स्पेस कुंजी का चयन करके गलत प्रविष्टियां मिटाएं, सेल का चयन करें और बस सही प्रविष्टियों को पुनः लिखें। यदि आप केवल सेल की सामग्री को हटाना चाहते हैं तो सेल का चयन करें और डिलीट कुंजी को प्रेस करें। पिछली प्रविष्टि वापस लाना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड टूल बार पर अंडू बटन पर क्लिक करें या फिर कंट्रोल प्लस जेड बटन का उपयोग करें। यह आपकी एक शॉर्टकट की है। जैसे ही कंट्रोल प्लस जेड करते हैं आपने जो भी डिलीट किया था वो सारा का सारा आपके सामने रिप्रेजेंट हो जाएगा वापस। फिर बात करते हैं हम फाइंड एंड रिप्लेस की। ठीक है ना,
फाइंड एंड रिप्लेस मीन्स आपको कोई भी वर्ड ढूंढना है किसी एक्सेल फाइल के अंदर, और उस वर्ड को ढूंढने के बाद में उसको रिप्लेस करना है किसी अदर वर्ड से, तो यहाँ पर आपको ये सुविधा उपलब्ध होती है कि फाइंड एंड रिप्लेस आप वहां पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको वर्कशीट में किसी सेल को सेलेक्ट करें, होम टैब पर एडिटिंग ग्रुप में फाइंड एंड रिप्लेस को सेलेक्ट करें। फिर आप जिस भी वर्ड को ढूंढना है आप वहां पर उसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे आपको यहाँ पर मैं डायग्राम के थ्रू बताने वाला हूँ। देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस आपके सामने एक ऑप्शन होता है जो आपको मिल जाएगा एडिट के अंदर, ठीक है। जैसे ही आप एडिट करेंगे उसके अंदर, तो फाइंड, रिप्लेस, गो टू स्पेशल, फॉर्मूलाज, और आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। फाइंड एंड रिप्लेस करने के लिए आपको जो भी टेक्स्ट है, ठीक है ना, फाइंड व्हाट मतलब आपको फाइंड क्या करना है। जैसे कि मेरे को यहाँ पे द कंप्यूटर, मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, फाइंड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है कंप्यूटर। ओके, ये इमेज है, ठीक है ना, मैं आपको वहां पर प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ। कंप्यूटर सर्च करना है और रिप्लेस किसके साथ में करना है, रिप्लेस करना है मेरे को COM के साथ, कॉम के साथ। बस जैसे ही मैं फाइंड करता हूँ या रिप्लेस करता हूँ, तो जहां जहां पर मेरा कंप्यूटर लिखा था वहां वहां पर कॉम हो जाएगा, COM हो जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका फाइंड करना और उसको रिप्लेस करना, ठीक है। देखिए, फाइंड एंड रिप्लेस, आपको फाइंड करना है तो आप फाइंड व्हाट, ठीक है ना, फाइंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने उस एक्सेल के अंदर जिस एक्टिव सेल के अंदर वो लिखा है वहां पर वो सेल एक्टिव हो जाएगा और आपका वहां पर वो सेल पहुंच जाएगा, ठीक है। फिर जैसे ही आप फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो जो नेक्स्ट सेल होगा उसके बाद में जहां पर ये लिखा होगा जो भी आपने फाइंड किया है वो वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये था फाइंड एंड रिप्लेस। गो टू सेल डेटा, गो टू का मतलब क्या होता है, गो टू का मतलब होता है कि मेरे को कहीं पर भी किसी और जगह पे जाना है किसी सेल के अंदर। कहने का मतलब है मेरे को कोई डेटा फाइंड करना है और उस डेटा को फाइंड करने के साथ में ही मेरे को उस सेल के अंदर या उस रो के अंदर जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर गो टू का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर गो टू का उपयोग करेंगे तो आप उस सेल के अंदर या उस रो के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है गो टू स्पेशल, गो टू स्पेशल मीन्स आपको कहाँ जाना है, कमेंट्स के अंदर जाना है, कॉन्स्टेंट्स है, फॉर्मूलाज है, ब्लैंक है, करंट रीजन है या करंट एरे है, ऑब्जेक्ट है, रो का डिफरेंसेस है, कॉलम का डिफरेंसेस है, प्रेसिडेंस है, डिपेंडेंस है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर बात करते हैं स्प्लिट पेन और फ्रीज पेन के द्वारा रो और कॉलम को लॉक करना। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, सबसे पहले आप रो के नीचे उस रो के लेबल पर क्लिक करें जिसे आप वर्कशीट के शीर्ष पर स्थिर करना चाहते हैं और व्यू टैब के विंडो ग्रुप में फ्रीज पेन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको किसी एक को अप्लाई करना है। किसी एक को अप्लाई करने का मतलब है केवल एक रो स्थिर करने के लिए शीर्ष फ्रीज टॉप रो को क्लिक करें, केवल एक कॉलम को स्थिर करने के लिए फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर क्लिक करें, एक से अधिक रो या कॉलम को स्थिर करने के लिए या एक ही समय में दोनों रो और कॉलमों को स्थिर करने के लिए फ्रीज पेन पर क्लिक करें और आपको अपने कर्सर को उन रो के नीचे और कॉलमों के दाएं करना होगा जिन्हें आप स्थिर करना चाहते हैं। मीन्स आपको उसको सेलेक्ट करना होगा। एक से अधिक रो को स्थिर करने के लिए आपको रो को एक के साथ शुरू करें और उस अंतिम रो जहां तक आपको स्थिर करना चाहते हैं के नीचे की रो तक का चयन करें और फ्रीज पेन पर क्लिक करें। फिर एक से अधिक कॉलमों को स्थिर करने के लिए उस अंतिम कॉलम जहां तक आप स्थिर करना चाहते हैं कि दाईं ओर के कॉलम का चयन करें और फ्रीज पेन पर क्लिक करें। ओके, फ्रीज किए गए पेन्स को हटाने के लिए अनफ्रीज पेन का उपयोग करें। तो ये सारी की सारी चीजें हमने देखी है कि किसी भी जैसे कि मैं बात करता हूं मेरा कोई भी एक्सेल की शीट है, ठीक है, मैं आपको यहां पर एक अलग से बता देता हूं, ठीक है। अब यहाँ देखिए कोई भी मेरी एक एक्सेल की शीट है, उस शीट के अंदर मेरे को क्या करना है, मेरा कोई डेटा है जैसे कि मेरे यहाँ पे नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ऑफिस एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, सैलरी है, ठीक है ना, ये सारी चीजें हैं। अब मेरे को मेरा जो डेटा है वो बहुत सारे पेजेस के अंदर है, मतलब यहाँ तक जा रहा है, वो एक पेज के अंदर ना आके बहुत सारे पेजेस के अंदर आ रहा है। तो आप जैसे ही यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये डेटा भी क्या होगा, ये वाला डेटा भी ऊपर चला जाएगा और ये जो नीचे वाला डेटा है, केवल ये जो डेटा है वो यहाँ पर आपको शो होगा। तो इस चीज को हटाने के लिए मीन्स आपका जो ऊपर वाले सबसे ऊपर वाली जो
रो है उसको फ्रीज करने के लिए हम यहाँ पर फ्रीज पेन का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे ही फ्रीज पेन करेंगे तो ये सब जो सारा डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, यहीं पे फ्रीज हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला डेटा है वो केवल स्क्रॉल होगा। ठीक है ना, बाकी वाला डेटा आपका स्क्रॉल ऑन होगा, और जो ऊपर वाला डेटा है वो फ्रीज हो जाएगा। ओके, ये आपको मैं चीजें प्रैक्टिकली भी करके बताने वाला हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर केवल जो आपका थ्योरेटिकली पार्ट है वही बता रहा हूँ। ये देखिए स्प्लिट फ्रीज पेन, जैसे आप फ्रीज करना चाहते हैं तो आप किसको फ्रीज करना चाहते हैं, टॉप रो को करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम को करना चाहते हैं, या अपना आप मैनुअली करना चाहते हैं तो वहां पर आप मैनुअली भी कर सकते हैं। फिर बात करते हैं वर्तनी जांच करना। ठीक है ना, या फिर हम उसको कहते हैं स्पेलिंग चेक करना। आपने कोई भी डेटा लिखा है उसके अंदर बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है। ठीक है ना, तो उन त्रुटियों को दूर करने के लिए या उन एरर को दूर करने के लिए हमें एक्सेल एक सुविधा देता है जिसे हम कहते हैं स्पेलिंग चेक। ठीक है ना, आप जैसे ही स्पेलिंग चेक करेंगे तो आपका जो भी डेटा है उसके अंदर जो भी एरर थी उसको वो करेक्ट कर देगा ऑटो फिल के द्वारा। ठीक है, मीन्स बाय ऑटो जो भी ये सुविधा है वो एक्सेल के द्वारा आपको दी जाती है। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको रिव्यू बटन के प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप उसको स्पेल चेक करते हैं तो आपका जो भी डेटा आपने सेलेक्ट किया है, मीन्स आपने जितने भी कॉलम सेलेक्ट किए हैं उन सभी कॉलम के अंदर जो भी एरर्स थी वो उसको करेक्ट कर देगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं जो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। ठीक है ना, आपको स्पेल चेक केवल ऑटो करेक्ट करके नहीं देता है, आपको वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन भी देता है, जैसे इग्नोर वंस होता है, इग्नोर ऑल होता है, ऐड टू डिक्शनरी होता है, या फिर चेंज होता है, चेंज ऑल होता है, या फिर ऑटो करेक्ट होता है। ठीक है, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको वहाँ पर एक्सेल के अंदर मिल जाएंगे। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आपका वीडियो के एंड में आपको पूरा का पूरा प्रैक्टिकल आपको वहाँ पर व्यू बताने वाला हूँ। ऑटो करेक्ट आपका वही जो भी आपने डेटा लिखा है अगर उसके अंदर कोई भी त्रुटि होती है या कोई भी एरर आता है तो उसको करेक्ट करता है। ओके, ट्रैक चेंजेस, देखिए हर बार जब आप किसी वर्कबुक को सहेजते हैं या फिर सेव करते हैं तो वर्कबुक के परिवर्तनों के बारे में विवरण को अभिलेख या लॉक करने के लिए ट्रैक चेंजेस का उपयोग करते हैं। यह परिवर्तन इतिहास डेटा वर्कबुक में किए गए किसी भी परिवर्तन की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, और उसके बाद आप उन परिवर्तनों को स्वीकार करना चाहते हैं या अस्वीकार करना चाहते हैं वहां पर आप उसको चेक कर सकते हैं। देखिए ट्रैक चेंजेस मतलब आपने जो भी किसी भी डेटा के अंदर जो चेंज किया है, ठीक है ना, जैसे कि आप कोई बुक लिख रहे हैं या फिर आपका कोई भी डेटा है एक्सेल का, आपने कुछ चेंजेस किया है, ठीक है, या उसको उसके अंदर कुछ भी एडिट किया है, तो आपने कहाँ कहाँ पर कब कब एडिट किया था वो सारी की सारी चीजें आप ट्रैक चेंजेस के अंदर देख सकते हैं। और आप उस चेंजेस को सेव करना चाहते हैं, मीन्स एक्सेप्ट करना चाहते हैं, या फिर एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर आपके पास में वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। जब आप ट्रैक चेंजेस सुविधा को शुरू कर देते हैं उसके बाद में आपके द्वारा संपादित हर सेल एक अद्वितीय सीमा मीन्स यूनिक बॉर्डर और संकेतक के द्वारा विशिष्ट रूप से दर्शाया या हाईलाइट होता है। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले रिव्यू टैब के चेंजेस ग्रुप में शेयर वर्कबुक पर क्लिक करें। एडिटिंग टैब पर अलाउ चेंजेस बाय मोर देन वन यूजर एट द सेम टाइम चेक बॉक्स पर क्लिक करें। एडवांस टैब पर क्लिक करें। ट्रैक चेंजेस के तहत कीप चेंज हिस्ट्री फॉर क्लिक करें और डेज बॉक्स में इच्छित दिनों जितने परिवर्तनों का इतिहास आप रखना चाहते हैं उनकी संख्या को लिखना है। ओके पर क्लिक करेंगे, फिर आप वर्कबुक को सजाने के लिए ओके पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये देखिए फिर बात करते हैं परिवर्तनों को स्वीकारना या अस्वीकारना, मीन्स आपने जो भी चेंजेस किए थे उसको एक्सेप्ट करना है या आपको नेग्लेक्ट करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा रिव्यू बटन के अंदर। रिव्यू बटन के अंदर आप जाएंगे ट्रैक चेंजेस के अंदर। ट्रैक चेंजेस के अंदर आपके पास में ऑप्शन होगा एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट चेंजेस। आपने जो भी चेंजेस किए हैं उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। सेलेक्ट चेंज टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कब किया था, नॉट येट रिव्यूड, या फिर एवरीवन के द्वारा, ठीक है ना, या वेयर कहाँ से करना है। तो आपके सामने ये तीनों के तीनों ऑप्शन होते हैं। व्हेन मीन्स कब, वो मतलब किसने, या फिर वेयर मतलब कहाँ से। तो वो सारी चीजें आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं और उसको चेंज और
एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है वो आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स आपका नॉर्मल है, आपको कहीं पर भी कमेंट्स देना है या आपको डेटा के अंदर यहाँ पर कमेंट देना है कि मेरा ये डेटा यहाँ पर इस चीज़ के लिए था या मैंने इसके लिए इसको डाला था, तो वहाँ पर आपके पास में कमेंट की सुविधा भी अवेलेबल होती है। ओके, कहाँ पर होगा? रिव्यू बटन के अंदर न्यू कमेंट। जैसे ही आप कमेंट लिखते हैं तो जो भी पेन है, मीन्स जो भी आपका सेल है, उस सेल से रिलेटेड जितना भी आपका कमेंट है वो आपको एक अलग से यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने देखा है MS एक्सेल, ठीक है ना। किसी भी सेल के अंदर या शीट के अंदर आपको कोई डेटा कैसे प्रविष्ट करना है, डेटा को कैसे सेव करना है, उसके अंदर और सारी क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें हमने आज की क्लास के अंदर देखी है। अब इन सारे पॉइंट्स को मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताने वाला हूं MS एक्सेल के अंदर। तो खोल लेते हैं हमारा MS एक्सेल। ओके, सबसे पहले आ जाते हैं हम होम टैब के ऊपर, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं MS एक्सेल का पूरा प्रैक्टिकली करके हम देखने वाले हैं, जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं हमने 2 क्लासों के अंदर, ठीक है ना। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसके अंदर हमने MS एक्सेल को स्टार्ट किया था। इस क्लास के अंदर मैंने MS एक्सेल का जो कंप्लीट थ्योरी थी उसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको ये जो रहने वाला है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रैक्टिकली जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको करना कैसे है, क्या तरीका रहता है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आएगा आपका कि किसी भी एक्सेल के अंदर जो आपका होम टैब होता है वहां पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ ब्लैंक वर्कबुक की, वेलकम टू एक्सेल, ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पावर क्वेरी ट्यूटोरियल या पाइवेट टेबल ट्यूटोरियल, ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू ऑप्शन, ओपन, गेट एडिंस, इन्फो, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज एंड मोर, ठीक है। तो ये सारे भी आपके पास में ऑप्शन रहते हैं। प्रत्येक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि सारी चीजें क्या क्या है, कैसे कैसे करना है आपको और कहाँ पर जाकर आपको उस चीज को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि आपको सबसे पहले न्यू जो वर्कबुक है या वर्कशीट है वो कैसे ओपन करनी है, ठीक है। सबसे पहले आप जैसे ही MS एक्सेल को ओपन करते हैं आपके सामने ये वाला जो होम टैब है अवेलेबल हो जाता है। आप ब्लैंक वर्कबुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पूरी की पूरी वर्कशीट अवेलेबल हो जाती है। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ ABCDEF जो भी दिखाई दे रहा है हम इसको कॉलम कहते हैं, और आपको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये जो दिखाई दे रहा है हम इसको रोज बोलते हैं, ठीक है ना। तो रोज जो होता है वो आता है नंबर्स के रूप में, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, एंड आपका जो कॉलम्स होते हैं उनका जो लेवलिंग होती है वो होती है ABCDEF फॉर्म के रूप में। अब आप कहते हैं कि सर इनकी जो रेंज होती है वो रेंज कितनी होती है, ठीक है। आपकी जो रेंज होती है यहाँ पर जो सबसे एंड का पॉइंट होगा, ठीक है ना, जैसे कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपका है A1, ठीक है। A1 क्या है आपका? A1 आपका सबसे पहला पॉइंट है जिसके अंदर हमने यहाँ पर जो हमारा सेल है वो एक्टिव सेल कहलाएगा, ठीक है ना। अब जैसे ही मैं यहाँ पर इसको बीच में लाता हूँ तो यहाँ पर आपको G5 दिखाई दे रहा है। G तो आपका कॉलम है और 5 इसकी रो है। तो कभी भी आपको जब भी MS एक्सेल के अंदर सेल की मार्किंग करनी हो, ठीक है ना, या एक्टिव सेल को बताना हो, तो सबसे पहले आप कॉलम का नाम लिखेंगे, उसके बाद में रो का नाम आएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप जब भी कोई फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको सबसे पहले कॉलम का नेम, उसके बाद में रो का नेम आएगा, ठीक है। जैसे कि G5 है, नीचे ले जाता हूँ तो G6, G7, G8, G9 इस टाइप से। और अगर आप लेफ्ट एंड राइट ले जाते हैं तो H9, I9, J9, K9, तो ये इस तरीके से आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है हमारा एक नॉर्मल सा एक्सेल की वर्कशीट, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कितनी वर्कशीट दिखाई दे रही है? शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3, ठीक है। तो ये तो हो गया है किसी भी एक्सेल के अंदर न्यू शीट को ओपन करना या किसी वर्कशीट को आपको ओपन करना, ठीक है ना। तो ये हो गई है हमारी वर्कशीट ओपन। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? सेकंड पॉइंट था किसी भी एक्सेल के अंदर जो हमारी पहले से ही सेव एक्सेल वर्कबुक है उसको ओपन करना। वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ जाएंगे फाइल ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आपके सामने ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही ओपन करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं,
ठीक है ना। अब यहाँ पर वन ड्राइव से करना है, दिस पीसी से करना है, एड ए प्लेस से करना है या ब्राउज करना है, आपके सामने ये तीनों के तीनों ऑप्शन है। जैसे मैं आपको यहाँ से दिस पीसी से करके बताता हूँ। दिस पीसी में जाएंगे तो आपका कौन सा फोल्डर है, जो भी आपका फोल्डर है उस फोल्डर के अंदर आप जाकर उस फाइल को ओपन कर सकते हैं या फिर आप ब्राउज भी कर सकते हैं। देखिए आपके सामने ये ऑप्शन भी आ गया है। तो मैं जैसा अगर मेरे को सी के अंदर कोई फाइल है तो मैं सी के अंदर कर सकता हूँ, डी के अंदर है तो डी के अंदर वहां पर ओपन कर सकता हूँ। जैसे ओपन करेंगे तो आपके सामने जो फाइल है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया है हमारे दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन था न्यू, दूसरा था ओपन। ठीक है, अब बात करते हैं लेबल की। ठीक है ना, लेबल क्या होता है? लेबल का मतलब है जो आप वर्कशीट है उसका नेम क्या दे रहे हैं। जैसे आपको वहां पर वर्कबुक दिखाई दे रहा है कि बुक 2 और यहाँ पर उसकी जो लेबलिंग है वो है शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अब यहाँ पर मैं आता हूँ शीट 1 के ऊपर। ठीक है ना, अब इस लेबल को आप क्या करना चाहते हैं कि सर मैं शीट 1 नहीं, इसको अपना नेम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। क्या करना है, डबल क्लिक करना है। ओके, जैसे ही शीट 1 के ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो आपको यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा सेल है वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा और आप इसको क्या कर सकते हैं, अब एडिट कर सकते हैं। एडिट कैसे करेंगे, यहाँ पर अपना नेम लिख दीजिए। जैसे मैं लिखता हूँ SMS। ओके, एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इस सेल का देखिए यहाँ पर ये नेम चेंज हो चुका है। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, 1 सेकेंड। ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको SMS। ठीक है ना, शीट 2 है, इसको भी डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ मैं करता हूँ स्टडी। ओके, तो ये आपका ये क्या आ गया है, स्टडी नेम आ गया है। ठीक है, तो ये है किसी भी वर्कशीट की लेबलिंग करना। ठीक है, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 और वर्कशीट 3 का नेम मैंने बदलकर SMS स्टडी और यहाँ पर मैं इसको सेंटर कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका SMS स्टडी सेंटर हो गया है। फिर बात करते हैं किसकी फॉर्मेटिंग करना, मीन्स इसको चेंज करना या इंसर्ट करना। तो कैसे इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है प्लस का। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर प्लस करते हैं तो एक और वर्कशीट यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे यहाँ पर 1 था तो मैं कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर जो शीट्स है वो अलग अलग है। और ये जो शीट 4 है मैं यहाँ लिखता हूँ SMS स्टडी सेंटर। ओके, सेंटर नहीं है, एंड सेंटर। ओके, तो ये हो गया हमारा SMS स्टडी सेंटर। तो ये हो गया है कि किसी भी वर्कबुक को आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और वहां पर डिलीट कर सकते हैं। अब डिलीट का ऑप्शन देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है, यहां जाना है। ठीक है, राइट क्लिक करना है, आपके सामने ऑप्शन होगा डिलीट का। तो आप यहाँ पे जैसे ही डिलीट करते हैं, क्या आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस, तो आपकी वो जो शीट है वो वहां पर वो डिलीट हो जाएगी। SMS स्टडी और यहाँ पर शीट 4 आपको यहाँ पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर इंसर्ट करना है, वापस से यहीं पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। तो आप क्या करना चाहते हैं, एक वर्कशीट ऐड करना चाहते हैं, चार्ट ऐड करना चाहते हैं, MS एक्सेल मैक्रो ऐड करना चाहते हैं या MS एक्सेल डायलॉग ऐड करना चाहते हैं। तो आप MS एक्सेल की वर्कशीट को ऐड करना चाहते हैं तो ओके करेंगे। जैसे ओके करते हैं तो यहाँ पर एक और शीट ओपन हो गई है। ठीक है ना, तो ये आपकी जो हमने शीट डिलीट की थी वहीं पर एक नई शीट को ऐड या इंसर्ट कर दिया है। फिर बात आती है रिपोजिशन। ठीक है ना, रिपोजिशन मीन्स आपको जो वर्कशीट है उसको आगे पीछे करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाइए, इस वर्कशीट को पकड़कर, ठीक है ना, मीन्स क्लिक करके आपको आगे की तरफ ले जाना है और यहाँ पर ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपकी जो एक्सेल सीट आगे थी सबसे फर्स्ट में वो सबसे लास्ट में आ गई है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास में एक और ऑप्शन भी है, मूव और कॉपी। तो आप मूव और कॉपी के द्वारा भी इस सेल इस वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का मतलब है आप जो वर्कबुक है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, वर्कशीट को आगे पीछे कर सकते हैं एक ही वर्कबुक के अंदर।
डिलीट वर्कशीट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका है वो है वर्कशीट को हाइड करना। ये हमारी वर्कशीट है, इसको हाइड करना है। तो हाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, आपके पास में ऑप्शन आएगा हाइड। जैसे ही हाइड करते हैं आपकी जो वर्कशीट है वो यहाँ पर वर्कबुक के अंदर हाइड हो गई है। चाहे कोई भी आपने काम किया है उसके अंदर, कोई भी आपका जैसे कोई भी बैंक बैलेंस है, आप कोई भी कुछ भी चीज़ें वहाँ पर रखना चाहते हैं तो आप उस चीज़ों को लिख कर वहाँ पर ऐड कर सकते हैं और वहाँ पर उसको हाइड कर सकते हैं। अब कहते हैं सर हमने हाइड तो कर दिया लेकिन उसको वापस कहाँ से लाएंगे, तो सिंपल सा तरीका है, वापस से यहाँ जाइए, राइट क्लिक कीजिए, अनहाइड कीजिए। अनहाइड में आपको एक ही शीट शो हो रही है, उसको ओके कीजिए। जैसे ही अनहाइड करेंगे आपका सामने जो भी आपने शीट को हाइड किया तो वो आपकी अनहाइड हो गई है, ठीक है। फिर बात करते हैं पूरे वर्कशीट के अंदर हमने जो भी काम किया है, अब इस हम काम को आगे के लिए मीन्स फर्दर के लिए सेव करना चाहते हैं। तो कैसे सेव करेंगे, फाइल ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और आपके पास में सेव का ऑप्शन होगा। जैसे ही सेव करेंगे तो आपको कहाँ पर किसके अंदर सेव करना है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो डेस्कटॉप वाला आपका जो भी पॉपअप मेन्यू है वो ओपन हो जाएगा। वर्कबुक जैसे मैं लिखता हूँ एस एम एस स्टडी, ओके, एस एम एस स्टडी नेम से इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो आपकी जो फाइल है वो आपकी एस एम एस स्टडी नेम से सेव हो गई है, ठीक है। आप अपना नेम रख सकते हैं, अपनी कंपनी का नेम रख सकते हैं, या आपकी जो भी काम है उससे रिलेटेड उसको वहां पर सेव कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं नेविगेशन इन वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर नेविगेशन करना, नेविगेशन करने का मतलब है वर्कशीट के अंदर आगे पीछे जाना। तो आपको एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट के अंदर जाना है तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने यहाँ पर स्टडी वाला सेलेक्ट कर रखा है, दूसरी सेलेक्ट करनी है तो उसके ऊपर जाइए और क्लिक कीजिए। जैसे हम वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपका जो भी वर्कशीट है वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगी, नेविगेट हो जाएगी, मतलब आप वहाँ पर उसके अंदर आगे पीछे उसके अंदर जा सकते हैं, ओके। अब आ जाते हैं हम रोज एंड कॉलम के ऊपर। अब आपको यहाँ पर किसी भी सेल के अंदर कुछ डेटा लिखा है मैंने, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ बी सी सी डी ई एफ, ओके। और यहाँ लिखते हैं ए, सॉरी, यहाँ लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ओके। अब मैंने ये जो डेटा लिखा है इसके अंदर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को सबसे पहले इंसर्ट करना है एक रो को। तो इंसर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे इंसर्ट करते हैं तो आपको क्या करना है, इंसर्ट शिफ्ट सेल्स राइट करना है, शिफ्ट सेल्स डाउन करना है, एंटायर रो को करना है या एंटायर कॉलम को करना है। हम करते हैं एंटायर रो को, तो ओके करेंगे। जैसे ओके क्या है तो पूरी की पूरी जो रो थी उसको हमने नीचे कर दिया है और हमने जो जो रो ऐड की है वो ऊपर की तरफ ऐड की है। अगर हमको नीचे की तरफ ऐड करनी है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस से राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर शिफ्ट सेल्स को डाउन कर देंगे। तो ये देखिए, तो आपके जितने भी जो सेल्स है वो सारे के सारे डाउन हो गए हैं और यहाँ पर एक नया सेल यहाँ पर ऐड हो गया है, ओके। अगर आपको राइट क्लिक से नहीं समझ में आता है तो आपके सामने जो रिबन्स है उसके अंदर भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो होगा होम टैब के अंदर। होम टैब के अंदर सेल्स के अंदर जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट सेल, इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट कॉलम्स या इंसर्ट शीट, ठीक है ना। तो आपके सामने ये चारों के चारों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। फिर बात करते हैं इनको डिलीट करने का। तो डिलीट का आपके जस्ट इसके पास में ही ऑप्शन है डिलीट करने का, डिलीट सेल, डिलीट शीट रोज, डिलीट शीट कॉलम्स या डिलीट शीट। ये आपके पास में चारों ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसमें से कोई भी ऑप्शन जो आपको चूज करना है, मीन्स आपको वहां पर जो करना है आप उसके द्वारा यहाँ पर उसको क्लिक करके उसका वर्क यहाँ पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे बहुत सारे जो सेल्स है उसको एक साथ में मेरे को क्या करना है, मर्ज करना है, मतलब बहुत सारे सेल को सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारे सेल्स को एक साथ में सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मेरे पास होम टैब के अंदर अलाइनमेंट के अंदर एक ऑप्शन होता है जिसे कहा जाता है मर्ज एंड सेंटर। जैसे ही मर्ज एंड सेंटर करता हूँ तो आपके जो बहुत सारे जो सेल्स है उन सब सेल्स को मिलाकर एक सेल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। कैसे करेगा ये देखिए, ओके।
तो आपके सामने जो जितने भी सेल्स थे उन सबको हमने क्या कर दिया है, मर्ज एंड सेंटर कर दिया है। अब इसी सेल्स को वापस से हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो क्या करेंगे, वापस से इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, अनमर्ज सेल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे अनमर्ज करते हैं तो जितने भी सेल्स जो हमने मर्ज किए थे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनमर्ज हो जाएंगे या वापस से स्प्लिट हो जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। स्प्लिट सेल हो गया है हमारा, मर्ज हो गया है। अब बात करते हैं रो एंड कॉलम को हाइड करना, वो भी हमने देख लिया है। कॉलम एंड रो को शो करना, वो भी हमने देख लिया है। फिर बात करते हैं फॉर्मेट सेल्स की, ठीक है। और फॉर्मेट सेल्स करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप होम टैब के अंदर जाएंगे, सेल्स टैब के अंदर जाएंगे और यहाँ पर फॉर्मेट टैब को क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने ऑप्शन आ जाता है सेल के ऊपर, ठीक है ना। आपको रो की हाइट बढ़ानी है, ऑटो फिट रो हाइट करना है, कॉलम की विड्थ को बढ़ाना है, ऑटो फिट कॉलम की विड्थ करना है, डिफॉल्ट फिट करना है, हाइड एंड अनहाइड करना है, ठीक है ना, रीनेम करना है, मूव और कॉपी शीट करना है, टैब कलर करना है, प्रोटेक्ट करना है शीट को, लॉक करना है या फॉर्मेट करना है। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। अब आपको इनमें से कौन सा ऑप्शन करना है, मीन्स आपको रो की हाइट बढ़ानी है। जैसे कि मैं इस रो की हाइट बढ़ाना चाहता हूँ तो फॉर्मेट सेल्स के अंदर जाऊंगा, रो की हाइट करूंगा, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 30। तो ये देखिए इस रो की जो हाइट थी वो बढ़ चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कॉलम की विड्थ को बढ़ाना चाहता हूँ, तो कैसे बढ़ेगा, कॉलम की विड्थ को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर करते हैं 20। ओके, ये देखिए यहाँ पर ये कॉलम की विड्थ भी बढ़ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस जो भी आपने फॉर्मेट अप्लाई किया है वो आप सारा का सारा क्या कर रहे हैं, किसी एक कॉलम के ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना, या एक सेल के ऊपर कर रहे हैं। अब ये सारी चीजें आपको बहुत सारी सेल्स के ऊपर करनी है, तो जितने भी जो सेल्स हैं उन सबको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट टैब के ऊपर जाइए, रो की हाइट पे जाइए, यहाँ पे 20 कीजिए और ओके कर दीजिए। तो ये जो सारे के सारे जो फॉर्मेट है वो सारे के सारे रोज के ऊपर और कॉलम्स के ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। ओके, सेल को फिल्टर एंड शॉर्ट, देखिए ये जो भी मैंने सेल सेलेक्ट किया है इसके ऊपर मेरे को फिल्टर अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, होम टैब के अंदर जाना होगा, उसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन है एडिटिंग के अंदर। तो शॉर्ट एंड फिल्टर पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अब आपको शॉर्ट क्या करना है, शॉर्ट करना है ए टू जेड, मीन्स आपको लोवेस्ट टू हाईएस्ट जाना है, ठीक है ना, मतलब सबसे लो से लेकर सबसे हाइट पे जाना है, या फिर आपको जाना है हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मीन्स जेड टू ए, कस्टम शॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कहाँ पर मिलेंगे, सबसे पहले होम टैब, होम टैब के अंदर एडिटिंग ऑप्शन के अंदर, ऑडिटिंग रिबन के अंदर, एडिटिंग रिबन के अंदर आपको शॉर्ट एंड फिल्टर, जैसे ही शॉर्ट एंड फिल्टर करते हैं तो आपको जो भी फिल्टर करना है या शॉर्ट करना है वहां पर उस सेल्स या कॉलम्स को आप वहां पर शॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं। ओके ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है हेडिंग रहेगा, वो रहेगा प्रिंट, ठीक है ना। प्रिंट करने के लिए सबसे आपको पहले जाना होगा पेज लेआउट के ऊपर, ठीक है। पेज लेआउट के अंदर आपको जाना है प्रिंट एरिया के अंदर, पेज सेटअप के अंदर प्रिंट एरिया के अंदर जैसे क्लिक करते हैं तो सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन बता देता हूं। सबसे पहले सेट प्रिंट एरिया, सेट करने के लिए यू आर सेलेक्टेड अ सिंगल सेल फॉर द प्रिंट एरिया, if this is correct click ok, if you selected a single cell by mistake click cancel, select the cells you want to include and then click set print area। कैंसिल करते हैं। अब हमको यहाँ पर प्रिंट जो करना है केवल इन कॉलम्स को ही या इन सेल्स को ही करना है, तो मैं यहाँ करता हूँ प्रिंट एरिया सेलेक्ट, तो सेट प्रिंट एरिया, देन आपका ओके। जैसे ही मैंने ओके किया है तो आप यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ये जो मेरा एरिया है वो सारा का सारा एरिया शो हो गया है कि मेरे को जो प्रिंट देना है वो कहाँ तक देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके सामने नीचे की तरफ राइट साइड में एक ऑप्शन होता है पेज ब्रेकअप, पेज ब्रेकअप प्रीव्यू में आप जाकर उसको देख सकते हैं कि आपका जो प्रिंट एरिया है वो कितना है। ये जो आपको यहाँ पर ब्लू लाइन दिखा रही है वो दिखा रही है कि आपका जो पेज है वो कहाँ तक प्रिंट होने वाला है। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ कर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। जैसे ड्रॉप एंड ड्रैग करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका जो प्रिंट एरिया था जहां तक आपने सेलेक्ट किया था वहां तक आपका प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
अब वापस आप इसको क्या करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लियर प्रिंट एरिया करिए। ठीक है, जैसे आपने क्लियर किया है तो आपने जो भी प्रिंट एरिया सेलेक्ट किया था वो वहां पर क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो ये था किसी भी एक्सेल के अंदर प्रिंट एरिया को सेट करना या प्रिंट करना और उसको वापस से क्लियर करना। ओके, अब देखते हैं प्रिंट ऑप्शन को। प्रिंट ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ पे देखिए आपके सामने जैसे ही प्रिंट ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके सामने पूरा का पूरा प्रिंट का जो सेटअप है, आप मतलब प्रिंट कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कितने पेज होने चाहिए, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट जैसे ही सिलेक्ट किया है, मेरे सामने ये पूरा का पूरा पैनल ओपन हो गया है। इस पैनल के अंदर यहाँ पर सबसे पहले है प्रिंट। मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा तो ये मेरा जो खाली पेज है वो यहाँ पर प्रिंट होने वाला है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रिंटर, आपका प्रिंटर कौन सा है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर है सेटिंग्स। ठीक है ना, इस प्रिंट की सेटिंग करनी है कि आपको प्रिंट कहाँ से कहाँ तक देना है। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है पेजेस। जैसे मैं लिखता हूँ पेज, जैसे मैंने आपको बताया था 27 से लेकर 30 तक। ओके, तो मेरे को पेज जो प्रिंट करने हैं 27 से लेकर 30 तक करने हैं। अब यहाँ पर आपको क्वालिटेड करना है, ठीक है ना, या फिर उसको अलग अलग करना है, पोर्ट्रेट करना है ओरिएंटेशन, या उसका लैंडस्केप करना है। ठीक है ना, जो पेपर का साइज है वो क्या रहने वाला है, लेटर रहने वाला है, टेबलॉइड रहने वाला है, लीगल रहने वाला है, स्टेटमेंट रहने वाला है, A3, A4, A5, जो भी आपका पेपर है आप उस पेपर की साइज यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ A4 को। ओके, मार्जिन, आप मार्जिन भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं, नॉर्मल रखनी है, वाइड रखनी है, नैरो रखनी है, या फिर आप यहाँ पर अपना कस्टम स्केलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कर देता हूँ नो स्केलिंग। ओके, तो ये है प्रिंट एरिया के अंदर आपको प्रिंटिंग करना, प्रिंट एरिया चूज करना, पेजों की श्रेणी को प्रिंट करना। तो ये सारा हो गया है प्रिंटिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी सेल के अंदर डेटा को प्रवेश करना। ठीक है, डेटा को प्रवेश करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी सेल को सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर डेटा को प्रवेश करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर SMS स्टडी सेंटर। तो मैंने कुछ नहीं किया है, किसी भी एक सेल को सेलेक्ट किया है, मैं यहाँ मिड के अंदर लिख देता हूँ। ठीक है ना, और थोड़ा इसको जो इसका साइज है थोड़ा बढ़ा देता हूँ। SMS स्टडी सेंटर। ओके, तो यहाँ पर मैंने जो ये साइज है इसका ये बढ़ा दिया है। और आपको यहाँ पर जो एक्सेल में जो जानकारी दर्ज करते हैं आप उसको केवल कुछ नहीं करेंगे, केवल एक सेल को सेलेक्ट कीजिए, उसके अंदर जो भी डेटा डालना है उस डेटा को डाल दीजिए। डेटा को दर्ज करना, डेटा को दर्ज करना हमने सीख लिया है। अब यहाँ पर मान को दर्ज करना, मान को दर्ज करने का मतलब है यहाँ पर किसी वैल्यू को डालना। जैसे मैं वैल्यू डालता हूँ 25। ओके, फिर डालता हूँ 20। तो हम यहाँ से इसको नए तरीके से करते हैं। सबसे पहले कॉलम ए के अंदर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे 6। तो ये आपका क्या है, ये आपका मान है, मीन्स वैल्यूज है जिसको हम यहाँ पर प्रविष्ट कर रहे हैं। अब हम इसको चाहते हैं कि जो सारी की सारी प्रविष्टियां हैं वो हमारी एक सीरीज के अंदर आ जाए। सीरीज के अंदर आने का मतलब है 1 से लेकर हमें 50 तक, या चलो 15 तक प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इन सबको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर एक प्लस का साइन आएगा। जैसे ही प्लस का साइन आता है आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप 15 तक। तो आपकी जो भी वैल्यूज है वो सारी की सारी ड्रैग एंड ड्रॉप होकर प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको इसको अलाइनमेंट करना है तो आप अलाइनमेंट टैब के अंदर जाकर राइट कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, या मिड कर सकते हैं। मैंने अभी इसको मिड रखा है। ठीक है, और आपका सेंटर कर देता है। ठीक है, तो ये आपका अलाइनमेंट भी हो गया है और मान को दर्ज करना और एक साथ में बहुत सारी एंट्रियों को प्रवेश करना भी हो गया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट तो आपका नॉर्मल है, इन सभी सेल्स को कॉपी कीजिए Ctrl+C और यहाँ पर आके Ctrl+V कर दीजिए। तो आपका ये Ctrl+C और Ctrl+V आपका कॉपी और पेस्ट के लिए काम में आने वाला है। ओके, अब यहाँ पर मेरे को जाना है कि मेरे को यहाँ पर कोई डेटा था जो मेरे को मिल नहीं रहा था, बहुत बड़ी फाइल थी। ठीक है ना, मेरे को वो स्पेशल डेटा चाहिए। तो मैं स्पेशल डेटा यहाँ पर कहाँ से सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले आपको होम टैब के अंदर एडिटिंग के अंदर जाना है एंड फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर जाना है। जैसे यहाँ पर फाइंड एंड सेलेक्ट के अंदर ओके करते हैं तो आपको क्या करना है, फाइंड करना है, रिप्लेस करना है, गो टू करना है, गो टू स्पेशल करना है।
फॉर्मूलाज डालना है, कमेंट के ऊपर जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कांस्टेंट है, डेटा वैलिडेशन है या सेलेक्ट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फाइंड। फाइंड जैसे ही करेंगे आपके सामने एक पॉपअप मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसके अंदर फाइंड और रिप्लेस दो ऑप्शन होते हैं। फाइंड करना है मेरे को 9, तो मैं करूंगा ओके। जैसे ही फाइंड करता हूं तो मेरे को यहाँ पर फाइंड 9 हो गया है। एक और नेक्स्ट फाइंड करता हूँ, फाइंड नेक्स्ट, तो मेरे जो डेटा है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर मैं करता हूँ 8, ये देखिए फाइंड नेक्स्ट, ये फाइंड नेक्स्ट। तो मतलब जहां जहां पर आपकी जो जो वैल्यू होगी वो वहां वहां पर आपका जो सेल है वो एक्टिव हो जाएगा। फिर करते हैं रिप्लेस। आपको करना क्या है, फाइंड फाइंड करना है मेरे को 8 को और रिप्लेस करना है उसको 50 के साथ। तो मैं करता हूँ फाइंड देन रिप्लेस। तो यहाँ पर देखिए जहां पर 8 था वहां पर 50 हो चुका है। एक और रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस ऑल। ओके, तो जितने भी मेरे जहां जहां पर मैंने 8 था, मतलब जिस सेल के अंदर मैंने जो भी चीज लिखी थी, मतलब आपका जो भी आपको फाइंड करना है उसको फाइंड करने के लिए आप फाइंड वाट पे क्लिक करेंगे कि आपको जो फाइंड करना है, और रिप्लेस विथ मतलब जिसके साथ में आपको उसको रिप्लेस करना है वहां पर उस वैल्यू को एंटर करेंगे। ओके, तो ये था आपका फाइंड एंड रिप्लेस। अब चलते हैं हम, फाइंड एंड रिप्लेस हो गया है, गो टू सेल डेटा। गो टू सेल डेटा भी देख लेते हैं। गो टू पे क्लिक कीजिए। आपको जहां पर जाना है मीन्स आपको गो टू मतलब कौन से पेज नंबर पे जाना है वो, और उसका रेफरेंस क्या होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 50। ओके, रेफरेंस इजंट वैलिड। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को डाला है। अब यहाँ पर आप कुछ स्पेशल भी डालना चाहते हैं, आपका कोई कमेंट है, कांस्टेंट है, फॉर्मूला है, करंट रीजन है, करंट एरे है या ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये सारे का आपके पास में ऑप्शन है कि इनमें से आपको करना क्या है। आपको कोई वैल्यू को फाइंड करना है, किसी कांस्टेंट को फाइंड करना है, कमेंट को फाइंड करना है या वहां पर जाना है, तो आपके सामने ये सारे के सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। ओके ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीज पेन। ठीक है जैसे मेरे को ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या करनी है, फ्रीज करनी है। जैसे मैं लिख देता हूँ नेम या लिख देता हूँ रोल नंबर। अब इस डेटा को मेरे को क्या करना है, फ्रीज करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर आप जाएंगे सबसे पहले व्यू बटन के अंदर। व्यू बटन के अंदर आपको जाना है फ्रीज पेन, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फ्रीज पैनल, फ्रीज टॉप रोज या फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो हम यहाँ पर करते हैं फ्रीज टॉप रोज। तो जैसे ही मैंने फ्रीज कर दिया है टॉप रोज को, तो आप यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मैं यहाँ आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है ना। 15 लिखा है, 3 3, तो आप देखते जा रहे हैं यहाँ पर मेरा जो डेटा एंट्री है, ठीक है ना, वो उसकी जो रोज है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो ऊपर वाला कॉलम है, ठीक है ना, जो ऊपर वाली रो है सबसे फर्स्ट, वो आपकी चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, वो आपकी फ्रीज हो चुकी है। अब मेरे को इसको वापस क्या करना है, अनफ्रीज करना है। तो वापस से यहाँ इसको सेलेक्ट करूंगा और फ्रीज पैनल पे जाऊंगा, ठीक है ना, अनफ्रीज करूंगा, अनफ्रीज पेन्स। जैसे अनफ्रीज पेन क्या है, अब एंट्री कीजिए आप, 3 3 3 3 3। ये देखिए जो सबसे ऊपर की टॉप रोज थी जो हमने फ्रीज कर रखी थी, वो वहां से अब हट चुकी है, और आपका जो दूसरा जो डेटा हम एंट्री कर रहे थे वहां पर वो डेटा आ चुका है। ओके, तो ये था हमारा फ्रीज पैन। और फ्रीज पैन को कैसे अप्लाई करना है, उसको वापस आपका कैसे अनफ्रीज करना है। अब चलते हैं होम बटन को। सबसे लास्ट जो है आपका वो है कमेंट्स। किसी भी सेल्स के अंदर आपको क्या करना है, कोई कमेंट डालना है, ठीक है ना। तो कमेंट कहाँ से डालेंगे, सबसे एंड में फाइंड एंड सेलेक्ट पे जाइए और यहाँ पर कमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे कमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, नो सेल्स वर्क ऑन, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी आपका जो कमेंट है, कोई भी आपने यहाँ पर कमेंट नहीं दे रखा है, तो आप कमेंट ऐड करना चाहते हैं, तो ऐड कहाँ से करेंगे। कमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले आना होगा रिव्यू बटन के अंदर। जैसे रिव्यू बटन के अंदर आएंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होता है न्यू कमेंट। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ न्यू कमेंट। तो यहाँ पर जय श्री गणेश, ठीक है ना, ये आपका जो कंप्यूटर का नेम है वो आएगा। उसके बाद में आपको जो भी कमेंट ऐड करना है, दिस इज माई फर्स्ट क्लास एंड
I love to see this video and please subscribe and like the video. ओके तो ये हमारा क्या हो गया है, यहाँ पर हमारा एक कमेंट ऐड हो गया है। आपको यहाँ पर रेड कलर का शो हो रहा होगा। जैसे ही मैं सेल के ऊपर अपने कर्सर को ले जाता हूँ तो मेरा जो कमेंट है यहाँ पर मेरे को शो हो जाता है, दिस इज माई फर्स्ट क्लास एंड आई लव टू सी दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। ओके तो ये हमारे यहाँ पर कमेंट ऐड हो चुका है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने देखा है कि MS एक्सेल के अंदर किसी भी वर्कशीट को कैसे ऐड करते हैं, उसके अंदर कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें उसके अंदर ऐड करनी होती है। ये हमारा जो क्लास था क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर था, उसके अंदर जो जो हमारे हेडिंग्स थे, हमने उन सभी हेडिंग्स को यहाँ पर कवर किया है। और अधिक जानकारी के लिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ में नई क्लास के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।